जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो जिसे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वो कैसे कैसे हैं और उनके सही आंसर क्या है। यहाँ पे जो एमसीक्यू आपको जो मिलेंगे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में वो कौन कौन से चैप्टर हैं, जिससे जो है क्लास 12वीं फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वे पढ़ते हैं। उसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, एक नज़र में जो है सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहला चैप्टर है परिचय, दूसरा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादन तथा लागत, चौथा है पूर्व प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पांचवा बाजार संतुलन और छठा है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो हम एक एक करके जो है हर चैप्टर से जो जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हम लोग उसे देखेंगे और उसके राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो संग्रह है, ये हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे जैक बोर्ड से हो, या आप सीबीएसई बोर्ड से हो, इस सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो है हर बोर्ड में वर्तमान समय में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और ये एनसीईआरटी के ही किताबों का एक प्रश्नों का एक संग्रह है। यहाँ पे जो मैटर है एनसीईआरटी के मैटर से संबंधित हैं। तो जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक में वो परिचय है। हम देखते हैं कि इस परिचय में महत्वपूर्ण वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला चैप्टर है अध्याय 1 परिचय। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो साधनों के चयन से। जो अर्थव्यवस्था में जो हमारे साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, ये जो 4 साधन हैं, तो साधनों का जो चयन है, साधनों के चयन से जो संबंधित जो समस्या होती है उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था में ये साधन सीमित हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं। अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें सीमित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो हमारे सीमित साधन हैं उनका जो चयन है, उनके चयन की समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर विकल्प देखा जाए साधनों का आवंटन, तो ये भी विकल्प सही है। साधनों का कुशलतम प्रयोग हो, ये भी सही है। इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास भी हो, ये भी सही है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा देखते हैं, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। तो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, पूरी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनकी जो परिभाषा ये है वो धन संबंधी परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो पहला जो आंसर होगा एडम स्मिथ। दूसरा देखते हैं, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो का जो प्रयोग है वो रैगनार्ड फिश ने किया था। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र को जो है अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में जो विभाजित करते हैं वो रैगनार्ड फिश करते हैं। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चौथा देखते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन प्राप्त करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए की जाती है। तो लोग धन प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबंधी भी कार्य करते हैं, उपभोग संबंधी भी कार्य करते हैं, अगर हमें अपनी जीविका चलानी है, विनिमय संबंधी भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सभी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाएं हैं, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, निवेश हो, वितरण हो, ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो चौथे का जो आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। पांचवा देखते हैं, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को जो जिस वक्र से व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस वक्र के माध्यम से हम आर्थिक समस्या को दर्शाते हैं। अगर इस वक्र की बात की जाए तो ये वक्र कई प्रकार से हो सकता है। ये वक्र जो है मूल बिंदु से उन्नतोदर भी हो सकता है,
मूल बिंदु से नतोदर भी हो सकता है और एक सीधी रेखा भी हो सकता है जो कि बाएं से दाएं की तरफ गिरती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये भी बाएं से दाएं, ये भी बाएं से दाएं और ये भी बाएं से दाएं। इन तीनों रेखाओं को जो हम बोलते हैं पीपीसी कर्व, तीनों ही को बोलते हैं पीपीसी कर्व। जो लागत की स्थितियां हैं उन लागत स्थितियों के आधार पर इस वक्र की रचना की जाती है। वर्तमान अधिकांशतः जो पीपीसी वक्र आपको मिलता है इस तरह का देखने को मिलता है, जो मूल बिंदु की तरह नतोदरता, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत को जो हम बोलते हैं आर्थिक लागत बोलते हैं, आर्थिक लागत बोलते हैं। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? 8वां प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? तो ये चुनाव की समस्या है। चुनाव या चयन, किसका चुनाव, किसका चयन? साधनों का। अर्थव्यवस्था में जो हमारे साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये साधन सीमित हैं। तो सीमित साधनों के चयन की जो समस्या होती है, सीमित साधनों के चुनाव की जो समस्या होती है, वही हमारी आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 8वां का सी होगा, चुनाव की। आगे देखते हैं। निम्न में कौन उत्पादन के साधन है? तो उत्पादन के साधन भूमि भी है, श्रम भी, पूंजी भी, यानी सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो महत्वपूर्ण निर्णय जो है सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो 10वें का सी आंसर होगा। तो ये रहा बच्चों चैप्टर फर्स्ट परिचय। और इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ये 10 प्रश्नों का एक संग्रह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कोई न कोई जो है 2 या 3 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 प्रश्नों का एक सेट होता है। तो उस 30 प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव जो सेट होंगे उसमें से जो है 2-3 प्रश्न जो है इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे जो है एक दूसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे, और दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कल हम लोग इसको देखेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण जो इसमें सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वो कौन कौन से हैं, उसके राइट आंसर क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे कि इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो है MCQ कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कौन कौन से हैं और उनके राइट आंसर क्या है। सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के व्यवहार का जो हम अध्ययन करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग जो क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर जो है, सूक्ष्म स्तर पर जो है किसी चर का अध्ययन करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता हुआ, कोई एक फर्म हुई, मांग हुई, पूर्ति हुई, उत्पादक हुआ, विक्रेता हुआ, उद्योग हुआ। तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो उपभोक्ता का अध्ययन जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु के अंदर छिपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु के उपभोग से जो हमें संतुष्टि मिलती है उसी को हम उपयोगिता बोलते हैं। तो उपयोगिता जो है एक प्रकार का विशेष गुण है जो किसी वस्तु के अंदर मौजूद होता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें संतुष्टि प्रदान करता है। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सी होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सीमांत उपयोगिता, वो शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। तीसरे का बी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो गोसेन का जो प्रथम नियम है इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बोलते हैं।
तो सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है, इसी को बोलते हैं गोसेन का प्रथम नियम। और जो सम सीमांत उपयोगिता है इसको बोलते हैं गोसेन का द्वितीय नियम बोलते हैं। तो यहाँ प्रथम नियम की बात की जाए है तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही गोसेन का प्रथम नियम है। चलिए 4 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। 5वां पद देखते हैं। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो जो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोग की जो है अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से टोटल यूटिलिटी में कितने का परिवर्तन होता है। तो इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोग। तो जो होता है डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ये डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू। तो 5वें का ए आंसर होगा। आगे देखते हैं उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये भी बात सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी कथन सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का डी होगा, उपरोक्त सभी। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो जो क्रमवाचक सिद्धांत है ये देते हैं हिग्स एलन देते हैं। और उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है उसको देते हैं मार्शल देते हैं। तो मार्शल जो है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत देते हैं, वहीं हिग्स एलन जो है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत देते हैं। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, हिग्स एवं एलन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं कुल उपयोगिता बोलते हैं। जो कुल उपयोगिता होती है ये किसी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग होती है, यानी ये सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सभी सीमांत उपयोगिताओं का ये योग होती है। तो यहाँ पे योग की बात की जाए तो समझ जाना कि कुल उपयोगिता की बात हो रही है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल उपयोगिता होगी। आगे, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता उस समय क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो 9वें का बी आंसर होगा। इसको हम इस तरह देखते हैं, ये हमारी जो है कुल उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है। तो सीमांत उपयोगिता जब तक घट रही होती है लेकिन धनात्मक होती है, तो ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता हमारी जो है बढ़ रही होती है। और जैसे यहाँ पे इस बिंदु पे सीमांत उपयोगिता हमारी 0 होती है, तो यहाँ पे टोटल उपयोगिता जो होती है हमारी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जो है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो यहाँ से जो है कुल उपयोगिता घटने लगती है, टी घटने लगता है। तो सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होगी, जब क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो कुल उपयोगिता जो है घटने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9वें का वो होगा बी, ऋणात्मक। अधिमान वक्र होता है, जो ऐसी कर होता है, इंडिफरेंस जो कर होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। कुछ इस तरह हमारा मूल बिंदु है तो ये उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो जो 10वें का राइट आंसर होगा जो है वो ये होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। आगे बढ़ते हैं। 11 देखते हैं। अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है क्योंकि, अब ये जो अधिमान वक्र होता है ये मूल बिंदु के प्रति जो है उन्नतोदर क्यों होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है लगातार घटती जाती है। सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है लगातार घटती जाती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। ये इसका राइट आंसर होगा 10वें का। 11वें का ए होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि, जो अनिदमान जो वक्र होगा एक सीधी रेखा तब होती है जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, स्थिर हो जाती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर जब स्थिर होगी तो ऐसी स्थिति में जो हमारा अधिमान वक्र होगा कुछ इस तरह हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी परिवर्तन की दर होगी वो स्थिर हो जाएगी। किसी वस्तु की एक इकाई का प्रतिस्थापन करने के लिए जो त्यागी गई मात्रा होगी
वो समान हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं सब समान है। जब समान हो जाएगा तो इसकी जो दर होगी स्थिर हो जाएगी। तो 12वें का सी आंसर होगा। बजट रेखा की ढाल क्या होगी? ये ऋणात्मक होती है। 13 का सी बजट रेखा कुछ इस तरह से होती है। ये भी हमारी एक बजट रेखा है जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसकी जो ढाल होती है ऋणात्मक होती है, जो कि होती है -px/py होती है। तो 13 का जो आंसर होगा ऋणात्मक होगा। 14 बजट रेखा की ढाल क्या होगी? -px/py होगा। तो 14 का ये आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं। बजट रेखा का समीकरण। तो बजट रेखा का जो समीकरण होता है वो ये होता है, यम बराबर होता है P1 x1 P2 x2। इधर P1 होगा तो इधर भी x1 होगा, इधर P2 होगा तो इधर x2 होगा, यानी 1 1 2 2 हो की रेशन रखेंगे। तो जो राइट आंसर होगा B, P1 x1 P2 x2। तो यम बराबर P1 x1 प्लस P2 x2 इसका राइट आंसर होगा। 15 का बी आंसर होगा। आगे देखते हैं। बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब। तो हमारी ये जो बजट रेखा है ये भी करे बाईं ओर विवर्तित हो रही है, यानी इधर बजट रेखा इधर बाईं ओर विवर्तित होगी। तो बाईं ओर विवर्तित तभी होगी जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है। ये दाईं ओर विवर्तित कब होती है? जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की जब आय कम होगी तो बाईं ओर विवर्तित हो जाएगी। तो 16 का जो आंसर होगा सी होगा, उपभोक्ता की आय में कमी। 17 देखते हैं। अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है बजट रेखा की ढाल के बराबर होती है। ये इसका राइट आंसर है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। तो 17 का सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं। एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग हैं। पहला संयोग है 5 आम 2 केले का। दूसरा जो संयोग है 5 आम 3 केले का। तो उपभोक्ता दोनों संयोजों के बीच तटस्थ होगा। यह कथन क्या है? सही है, गलत है, मालूम नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 आम यहाँ पर भी, 5 आम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 केला है तो यहाँ पे 3 केला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं केले में अंतर है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तटस्थ नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, संतुष्टि दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि दोनों संयोगों के बीच तटस्थ होगा, उदासीन होगा, संतुष्ट होगा, ये कथन गलत है। बी का होगा गलत है। आगे देखते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित कौन कौन से? तो मांग को कीमत भी प्रभावित करती है, आय में परिवर्तन भी प्रभावित करती है, उपभोक्ता की रुचि भी प्रभावित करती है, यहाँ तक कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं वो भी मांग को प्रभावित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु का मांग वक्र डी बराबर 10 -p है 5p है तो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या? बहुत ही आसान सवाल है। डी बराबर है 10 -5p है, 10 - 5p है। तो p का मान कितना रखना है? 1 रुपया रखना है। यहाँ पर लिख रहा है कीमत 1 रुपया। तो 10 - 5 × 1 हो जाएगा 10 - 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो 20 का जो राइट आंसर होगा डी 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी और जो चाय है ये दोनों ही वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है 21 का राइट आंसर होगा बढ़ती है। कॉफ़ी के मूल्य अगर बढ़ेगा तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। 21 का राइट आंसर होगा ये। 22 देखते हैं। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है, इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु। जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं।
जैसे जब हम रसगुल्ला के स्थान पर जो है रसमलाई खाएं या गुलाब जामुन खाएं, ये सब क्या है, मीठी वस्तुएं हैं, स्वीट्स हैं, जिनका हम एक मिठाई के स्थान पर दूसरे मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब वस्तुओं को बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। या जब हम गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग करते हैं, या समोसा के स्थान पर जो है ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो ये वस्तुएं स्थानापन्न कहलाती हैं। आगे देखते हैं। 23 स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण हैं चाय तथा काफ़ी, यही है स्थानापन्न वस्तुएं। या तो चाय पिए या तो काफ़ी पीजिए। चाय तथा चीनी पूरक वस्तुएं हैं। दाल तथा ब्रेड ये है नहीं, ये सब गलत है। 23 का आंसर होगा ए, चाय और काफ़ी जो है स्थानापन्न वस्तुएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न देखते हैं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, और इसको हम लोग देखते हैं, जो संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती हैं। पूरक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम संयुक्त रूप से करते हैं। जैसे हम जूते खरीदते हैं तो मोजे भी खरीदते हैं, जुराब भी खरीदते हैं। चाय अगर बनानी हो तो हमको चीनी भी चाहिए। कलम जब हम पेन लेते हैं तो उसमें स्याही भी होती है। तो जब हम दो वस्तुओं का प्रयोग संयुक्त रूप से करते हैं तो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। बैट खरीदते हैं तो भाल भी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं तो पेट्रोल भी खरीदते हैं। तो ये सब वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। 5वां, मांग में संकुचन होगा। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। इसको हम समझते हैं। ये हमारी मांग रेखा है, मांग रेखा है। सपोज कीजिए प्राइस हमारी P1 है और डिमांड हमारी Q1 है, ठीक है। मांग में संकुचन का मतलब होता है कि कीमत जब बढ़ जाएगी तो मांग घट जाएगी, और उसकी कीमत जैसे ही अब बढ़ाएंगे तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे कीमत बढ़ी है तो यहाँ पे मांग क्या हो गई है, घटी है। तो इसी को बोलते हैं मांग में संकुचन। और जब कीमत कम होती है और मांग बढ़ती है तो इसको बोलते हैं मांग में विस्तार बोलते हैं। तो यहाँ पर संकुचन की बात हो रही है। तो संकुचन की स्थिति में कीमत में वृद्धि होती है और मांग में कमी होती है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में जो परिवर्तन आता है इसी को बोलते हैं मांग की कीमत लोच। तो 26 का ए आंसर होगा, बाकी सब विकल्प गलत है। 27वां, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। 27 का सी आंसर होगा। 28वां, यदि मांग वक्र कीमत अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच क्या होगी। ये हमारी जो है देखते हैं, ये हमारी प्राइस है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये मूल्य बिंदु है। कह रहा है कि यदि मांग वक्र कीमत अक्ष के समांतर, यानी इस तरह की बात कर रही है, ये हमारा कीमत अक्ष है, वाई अक्ष इसके समांतर है, ये हमारी मांग है। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि मांग वक्र जो है कीमत अक्ष के समांतर हो जाए तो यहाँ पर जो लोच होती है वो 0 होती है, यानी पूर्णतः बेलोचदार होती है, यानी होगा 28वां का 0 होगा। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% कमी होती है तो मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच यही होती है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत 5% है और मांग मात्रा में परिवर्तन कितने हो रहा है 12%। तो 12/5 कर दीजिए, 5 दूनी 10, पॉइंट लगा दीजिए, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 2.4 इसका आंसर आएगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आगे देखते हैं। 30,
एक वस्तु का मांग फलन डी बराबर दिया 1/p, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। हालांकि मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच जो होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया, मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो हर बिंदु पर अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विकल्प दिया है, विकल्प कुछ और दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए था, मध्य लिखना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मध्य। यानी प्रश्न इस तरह से होगा कि एक वस्तु का मांग फलन डी बराबर 1/p है, तो मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो मांग वक्र का ये जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु पर लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। मध्य बिंदु के ऊपर लोच इकाई से अधिक होती है। मध्य बिंदु के नीचे जो है लोच जो होती है इकाई से कम होती है। मध्य बिंदु के ऊपर लोच जो होती है इकाई से अधिक होती है। और यहाँ पे अनंत होती है और यहाँ पे शून्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मध्य बिंदु पे लोच जो होगी वह इकाई के बराबर होगी, यानी 20 का ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, तो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो बेलोच होती है, इकाई से कम होती है, 1 से कम होती है। 31 का डी आंसर होगा। 32 देखते हैं। प्रश्न है कि रेखा चित्र में मांग की लोच होगी, थी यहाँ पर पूछ रहा है मांग की लोच क्या होगी। तो हम लोग ऐसे कुछ ऐसे करेंगे, ये कीमत है, यहाँ पर हम जो है एक लाइन खींचेंगे इस तरह, फिर एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह। तो हम देख रहे हैं कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है। कीमत में अनुपाती परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला अनुपाती परिवर्तन, और दोनों ही जो है परिवर्तन सेम है। जितना जो है प्राइस में परिवर्तन हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है। दोनों का रेशियो सेम है, तो ऐसी स्थिति में जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। तो 32 का जो आंसर होगा इकाई लोचदार होगा। तो ये रहा जो है 32 प्रश्नों का महत्वपूर्ण जो है सेट रहा जो है। सबकी व्याख्या मैंने कर दी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल के वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी जो है MCQ ही होगा, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे। चैप्टर का नाम अगर हम की बात करें जो है चैप्टर जो कौन सा होगा, तो तीसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर आइए हम लोग देखते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है। तीसरा चैप्टर होगा उत्पादन तथा लागत का होगा। देखेंगे उत्पादन तथा लागत में जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कास्ट से महत्वपूर्ण जो है जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको देखते हैं और उनके राइट आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला प्रश्न है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, आगत को जब हम निर्गत परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं उत्पादन बोलते हैं। तो पहले का बी आंसर होगा। जो दूसरा आंसर है, एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। जब हम बाजार में किसी वस्तु को बेचते हैं तो जो प्राप्त जो राशि होती है उसको आय बोलते हैं, और अर्थशास्त्र में इसको हम आगम बोलते हैं। दूसरे का जो आंसर होगा सी आगम होगा। तीसरा देखते हैं, आगत तथा निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध है, आगत और निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध है, उत्पादन के साधन और उत्पादित उत्पादों के मध्य जो संबंध होता है इसको बोलते हैं उत्पादन फलन बोलते हैं। तो तीसरे का सी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, उत्पादन फलन Q बराबर या Q इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल में Q क्या प्रदर्शित करता है। जो Q है ये उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करता है। तो उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा, ये इसका आंसर होगा। पांचवा देखते हैं, उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाले जो वक्र को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं समोत्पाद वक्र बोलते हैं। पांचवा का ए होगा, समोत्पाद वक्र होगा। छठा देखते हैं, दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं उत्पादन स्तर में अंतर बोलते हैं। तो छठे का ए आंसर होगा। सातवां देखते हैं,
जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे जो बोला जाता है दीर्घकाल। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा सी, दीर्घकाल। आठवां देखते हैं, उत्पादन की आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है। तो स्थिर आगत और परिवर्ती आगत है ना, तो इसका संबंध होता है अल्पकाल से। अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जो आगत का मतलब यहाँ पे साधन से मतलब है, भूमि श्रम पूंजी से मतलब है। तो इसी साधन और परिवर्तनशील साधन ये हमें अल्पकाल में देखने को मिलते हैं। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा अल्पकाल होगा। नौवां देखते हैं, ह्रासमान सीमांत उत्पादन, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध अल्पकाल से। अल्पकाल में जो श्रमिक होता है, श्रमिक की जो उत्पादकता होती है ये धीरे धीरे जो घटती जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो लेबर होता है, श्रम का जो सीमांत उत्पाद होता है वो ह्रासमान होता है। तो नौवें का जो आंसर होगा ये अल्पकाल में देखने को मिलता है, ये नौवें का ए होगा। 10वां देखते हैं, एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद यानी जो हमारा जो सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये जो होता है ह्रासमान होता है, लगातार घटता है। इसका वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है, यानी कुछ ये इस तरह से होता है, पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है फिर बाद में घटता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो परिवर्ती अनुपात का जो नियम है, साधन परिवर्तनशील का जो नियम है, इसके कारण जो ये उल्टे यू आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। इसी के कारण जो है ये इसका आकार उल्टा यू होता है। 11वां, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है। सीमांत उत्पादन अधिक होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन अधिकतम था। औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है उसी टाइम क्या होता है कि सीमांत उत्पाद को बराबर होता है। इसका जो आकृति की अगर बात करें तो आकृति कुछ इस प्रकार बनती है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। इसके ऊपर से आता है सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन इसके ऊपर से आता है, और जहाँ पे औसत उत्पाद अधिकतम होता है इसी जगह उसको कट करता है। ठीक है, तो औसत उत्पादन यहाँ पे इस बिंदु पर अधिकतम है और इस अधिकतम बिंदु को ऊपर से जो है ये सीमांत उत्पाद जो होता है, श्रम का जो सीमांत उत्पाद होता है कट करता है, वक्र करता है यहाँ पे। तो औसत उत्पाद अधिकतम होता है। 11वें का जो राइट आंसर होगा सी होगा। आगे देखते हैं, 12, उत्पादन के जिस स्तर पे परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो उस स्तर पे कुल उत्पाद क्या होता है, अधिकतम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, श्रम का जो सीमांत उत्पाद होता है जब ये शून्य होता है इसी टाइम जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर होता है ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। 12वें का ए आंसर होगा। 13, किसी परिवर्ती साधन यल का औसत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अगर हमको एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन में जो है हम लेबर की मात्रा से भाग कर देंगे। टी क्यू अपान यल, यहाँ पे क्यू लिया गया है यानी क्यू अपान यल, क्यू अपान यल। 13 का ए आंसर होगा। 14 देखते हैं, किसी परिवर्ती साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वो कुल उत्पादन में परिवर्तन की जो दर होती है, कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर होती है, इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादन बोलते हैं, सीमांत उत्पादन बोलते हैं इसको। तो 14 जो आंसर होगा वो बी होगा, सीमांत उत्पादन। 15 देखते हैं, पैमाने के प्रतिफल का संबंध। पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध होता है वो दीर्घकाल से होता है, यानी ये होगा दीर्घकाल। आगे देखते हैं, 16, जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं, यानी पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल यह है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। तो 16 का सही आंसर होगा सी, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। 17 देखते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए
उत्पादन की आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन प्रक्रिया में जो टोटल खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं लागत बोलते हैं। 16 का 17 का बी होगा। 18वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलयाकार होता है? EFC औसत स्थिर जो होता है, औसत स्थिर जो लागत होती है, इसी का जो आकार होता है ये अति परवलयाकार होता है, यानी औसत स्थिर लागत। जो 18वां का सी होगा, औसत स्थिर लागत। 19वां औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है? आइए इसको समझते हैं। औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब क्या होती है? ये हमारी औसत लागत है और इसके नीचे से गुजरती है सीमांत लागत। औसत लागत की न्यूनतम मीन से होकर ऐसे गुजर जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये औसत लागत जो है, ये औसत लागत जो है सीमांत लागत से अधिक है। कब है? जब औसत लागत घटती है। जब औसत लागत गिर रही होती है तो उस टाइम औसत लागत जो है सीमांत लागत से अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का जो राइट आंसर होगा, औसत लागत घट रही होती है, 19 का ए होगा। 20वां अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? कि एक बार जो है औसत लागत घटती है फिर बढ़ती है, यू आकार का क्यों होता है? इसके पीछे जो रीजन है, अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तित लागत का योग होती है। यानी जो अल्पकालीन जो औसत लागत होती है, जो ऐसी होती है, EFC और ABC का योग होती है। ये कथन सही है। परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है, तो ये कथन भी सही है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी। तो ये रहा 20 प्रश्नों का एक सेट रहा उत्पादन और लागत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड से अफिलेटेड जितने भी कॉलेजेज हैं, 12वीं के जो बच्चे हैं जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उनके फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 देखते हैं, अध्याय 4 देखते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। देखते हैं कि इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके राइट आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समांतर होता है? तो एक बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो है जो AR वक्र होता है वो x अक्ष के समांतर होता है। वो कुछ इस तरह से होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR वक्र जो होता है वो MR वक्र के बराबर होता है। औसत आय जो होती है वो सीमांत आय के बराबर होती है। प्राइस स्थिर होती है। एक ऐसा बाजार यहाँ पे कीमत स्थिर होती है। ये स्थिर कीमत औसत आय या सीमांत आय के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्राइस लाइन कर लीजिए या औसत आय रेखा कर लीजिए या सीमांत आय रेखा कर लीजिए, या इसको हम AR वक्र या MR वक्र भी बोलते हैं। ये जो वक्र होता है, ये जो लाइन होती है, ये एक्सिस के समांतर होती है। किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। तो पहले का आंसर ये होगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। दूसरा देखते हैं, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो इसी बाजार में AR बराबर MR होता है, वो यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। तो दूसरे का डी आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो फर्म का जो लाभ होता है, इसकी 2 शर्त होती है। फर्म के लाभ की जो शर्त होती है, या किसी फर्म को अधिकतम लाभ तब मिलता है जब 2 शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त है कि जो MR है वो MC के बराबर हो। दूसरी शर्त है कि जो MC की ढाल है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? MR की। तो इसको बोलते हैं आवश्यक शर्त, इसको बोलते हैं पर्याप्त शर्त। ये 2 शर्तें होती हैं। जहाँ पे दोनों शर्तें पूरी होती हैं उसी जगह जो है फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है या फर्म संतुलन में होता है। ये जो MC वक्र की जो ढाल MR से जो अधिक होती है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा MR वक्र है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमारा ये MR वक्र है। तो MC वक्र इसको जो है यहाँ से ये जो नीचे से जो काटती है इस बिंदु पर, इसी जगह संतुलन होता है।
इसी जगह संतुलन होता है। तो एम सी वक्र एम आर को यहाँ पर नीचे से काटती है। यहाँ पर लिखा है जहाँ एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटे, तो बी भी विकल्प सही है, ए भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे का सी होगा, ए और बी दोनों होगा। आगे देखते हैं। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त यही है, एम सी बराबर एम आर। पांचवा बिंदु, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, जब टी आर और टी सी बराबर होते हैं, कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, तभी उत्पन्न होता है। तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा ये होगा, टी आर बराबर टी सी। आगे देखते हैं छठवां, पूर्ति निम्नलिखित किससे जुड़ी होती है? तो पूर्ति का संबंध हमेशा कीमत से होता है, तो छठवें का जो राइट आंसर होगा वो बी। पूर्ति का संबंध कीमत से होता है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। सातवां देखते हैं, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो पूर्ति के जो निर्धारक घटक है, वस्तु की कीमत ये भी है, संबंधित वस्तु की कीमत ये भी है, उत्पादन साधनों की कीमत ये भी सही है। तो सातवें का राइट आंसर होगा डी। सातवें का राइट आंसर होगा डी। आठवां देखते हैं, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो जो हमारी सप्लाई होती है, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। जो पूर्ति होती है वो कीमत का फलन होती है, तो राइट आंसर होगा एस, यस इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। नवा देखते हैं, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? मांग का नियम गलत, पूर्ति का नियम ये सही है, पूर्ति का लोच गलत, पूर्ति फलन गलत। कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, इसी को बोलते हैं पूर्ति का नियम। तो नौवीं का यह होगा, नौवीं का सी होगा, पूर्ति का नियम। नौवीं का सी होगा, पूर्ति का नियम। पूर्ति और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। 10वां देखते हैं, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है जे बी से का है, जे बी से का है। तो 10वीं का ए आंसर होगा। आगे देखते हैं 11, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये होगा लोचदार होगा। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा, अगर उससे ज़्यादा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो इसको बोलेंगे लोचदार। तो 11 का ए आंसर होगा। 12 देखते हैं, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो इसको बोलेंगे इकाई से अधिक, यानी इकाई से अधिक। तो 12 का सी हो जाएगा। 13, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो हम क्या करेंगे, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कितना है? 40%। पूर्ति में कितना हो रहा है इसके कारण? 15%। 15/40 भाग कर दीजिए। तो 15 जब 40 से भाग करें तो इसका मान जाहिर सी बात है हर अधिक है, अंश कम है, तो इसका मान जो ऑलरेडी जो है 1 से कम आएगा। तो 1 से जब कम आएगा तो इसको बोलते हैं बेलोचदार। तो इसका आंसर होगा 13 का सी होगा, बेलोचदार होगा। आगे देखते हैं, चौदह देखते हैं, निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ये जो पूर्ति है यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्ष के समांतर है, इसको बोलते हैं पूर्तियाँ लोचदार बोलते हैं, पूर्तियाँ लोचदार पूर्ति। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, पूर्तियाँ लोचदार पूर्ति बोलते हैं। तो 14 का ये आंसर होगा। 15, निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पर देख रहे हैं जो सप्लाई वक्र है वो वाई एक्स के समांतर हो जा रहा है। कीमत में कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए, सप्लाई वक्र उसी तरह से है, तो इसको बोलते हैं पूर्तियाँ बेलोचदार बोलते हैं, पूर्तियाँ बेलोचदार। तो हो गया पूर्तियाँ बेलोचदार पूर्ति। तो 15 का राइट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं,
16 देखते हैं, किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारती है। तो फर्में जब कीमत जो स्वीकारती हैं उस बाजार को बोलते हैं पूर्व प्रतियोगी बाजार। यहाँ पे फर्में कीमत को स्वीकारती हैं, तो 16 का ए आंसर होगा। 17 देखते हैं, यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा है तो, फर्म का मांग वक्र क्या है, एक सरल रेखा है, तो फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकता है। इसका ये राइट आंसर होगा। 17 देखते हैं। 18 देखते हैं, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है पूर्व प्रतियोगी बाजार। पूर्व प्रतियोगी बाजार में फर्मों का प्रवेश जो है स्वतंत्र रूप से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व प्रतियोगी बाजार। 19वां देखते हैं, पूर्व प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो पूर्व प्रतियोगिता में AR दोनों स्थित होते हैं। राइट आंसर होगा सी, AR तथा MR दोनों। 20वां देखते हैं, पूर्व प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। वस्तु समुद्र पर इकाइयाँ, ये भी सही है। बाजार दशा में पूर्ण ज्ञान, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 20वें का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये रहा 20 प्रश्नों का एक सेट रहा, और हर प्रश्न की मैंने व्याख्या कर दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 देखेंगे, चैप्टर 5 देखेंगे, बाजार संतुलन देखेंगे। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो जैक बोर्ड, AP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का जो मूल्य जो निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति दोनों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मांग और पूर्ति द्वारा। ये हमारा डिमांड वक्र होता है, ये सप्लाई वक्र होता है। मांग वक्र को सप्लाई वक्र जहाँ पे जिस बिंदु पर काटेगी इसी जगह जो है कीमत का निर्धारण हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो है अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, तो दूसरे का ये आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, इसी जो मार्शल ने कहा था। तीसरे का सी आंसर होगा। आगे देखते हैं, चौथा, संतुलित कीमत की निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन कौन से है। तो संतुलित कीमत के जो निर्धारक जो घटक है, वस्तु की मांग भी है, वस्तु की पूर्ति भी है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, ए और बी दोनों। पाँचवा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो। गलत है, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो तो इसी जगह कीमत का निर्धारण हो जाता है, यानी सी होगा। ये हमारा जो है मांग वक्र है, डिमांड वक्र है। इस बिंदु पर जो है डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं और इसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसके है मार्शल ने समय को भी लिया हुआ है। सातवां, संतुलन की स्थिति में होता है। तो संतुलन की स्थिति में विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, ये भी सही है। बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, ये भी सही है। ना फर्म ही ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं, ये भी सही है। तो सातवें का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि फर्में बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत सतह, तो संतुलन कीमत सतह जो है न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 8वें का बी होगा, फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होंगे। 9वां देखते हैं, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, पूर्ति जो है बाजार मांग से अधिक यानी पूर्ति अधिक की स्थिति है, तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा। तो उस कीमत पर बाजार में जो है अधिपूर्ति होगी, पूर्ति की मात्रा अधिक है। तो 9वें का ए आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं,
पूर्ति वक्र अपरिवर्तित रहने पर जब मांग वक्र दाएं ओर शिफ्ट होती है तो फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलन कीमत में होगी। आइए इसको समझते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये हमारी डिमांड रेखा है और ये हमारी पूर्ति रेखा है। ये डिमांड कर्व है या सप्लाई कर्व है? ये डिमांड है और सप्लाई। तो मांग रेखा को जो है पूर्ति रेखा जहाँ पे काटती है यहाँ पे संतुलन हो जाता है और इसी जगह कीमत का निर्धारण हो जाता है। ये संतुलन का बिंदु है और इस संतुलन बिंदु की कीमत मान लेते हैं हमारी P1 है। अब ये कह रहा है कि जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, यानी मांग वक्र इस तरह आती है, जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो जो दूसरी मांग रेखा यानी D1 जो है पहली पूर्ति रेखा को अब यहाँ पे काट रहा है। तो जब यहाँ पे काट रहा है तो अब कीमत देखेंगे तो कीमत इसकी बढ़ जाएगी और संतुलन की जो स्थिति है, संतुलन भी परिवर्तित हो रहा है। तो संतुलित जो कीमत होगी वो P2 हो जाएगी, यानी कीमत पहले की तुलना में बढ़ गई है। तो कीमत में क्या होगी? कीमत में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर होगा वृद्धि होगी। तो ये रहा 10 प्रश्नों का सेट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 देखेंगे। अध्याय 6 चैप्टर का नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। आइए इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके राइट आंसर क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो है एक ऐसा बाजार है जहाँ पर जो है प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के तत्व पाए जाते हैं। न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है न तो पूर्ण एकाधिकार होता है, दोनों के बीच की स्थितियाँ होती हैं। फर्मों के बीच प्रतियोगिता भी होती है और उनके अंदर कुछ एकाधिकारिक पावर भी होती है। तो इस बाजार में जो है यहाँ पर भी AR वक्र और MR वक्र होते हैं। तो जहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता होती है तो ऐसी स्थिति में जो है जब हम AR और MR वक्र बनाते हैं तो AR वक्र तेज़ी से गिरता है नीचे की तरफ, MR वक्र भी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है। दोनों वक्र कुछ इस तरह से बनते हैं। तो AR वक्र ऊपर होता है, MR वक्र नीचे रहता है। तो जो तेज़ी से नीचे गिरता है वो MR वक्र होता है और AR वक्र इसके ऊपर होता है। आइए हम विकल्पों को ध्यान दें। औसत आगम यानी AR और सीमांत आगम यानी MR बराबर होते हैं। तो ये कथन गलत है। AR और MR जो बराबर होते हैं ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बराबर होते हैं। औसत आगम और सीमांत आगम वक्र एक गति से नीचे गिरते हैं, ये भी कथन गलत है। दोनों अलग अलग गति से नीचे गिरते हैं। सीमांत आगम की गति अधिक होती है, AR की गति कम होती है। औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है, तो ये भी कथन गलत है। सीमांत आगम वक्र यानी MR औसत आगम वक्र से अधिक तेजी से गिरता है, यानी ये कथन सही है। इस तरह होता है, ये AR वक्र है, इससे तेजी से गिरता है MR। तो राइट आंसर होगा पहले का D होगा। सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र से अधिक तेजी से गिरता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? मूल्य विभेद का मतलब जो है अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को बेचना। तो हम जो है एक ही वस्तु को जो है अलग अलग कीमत पे कैसे बेच पाएंगे? बाजार का पृथक होना। अगर बाजार अलग अलग हैं और अलग अलग बाज़ारों में मांग की स्थितियां अलग अलग हैं तो एक ही वस्तु को एक ही अलग अलग कीमत पे भिन्न भिन्न कीमत पे बेचा जा सकता है। तो ये कथन सही है। क्रय शक्ति में भिन्नता। यदि क्रेताओं के बीच क्रय शक्ति में भिन्नता है, किसी बाज़ार में हो सकता है क्रेताओं की जो है क्रय शक्ति अधिक हो, परचेजिंग पावर अधिक हो, तो किसी बाज़ार में कम हो सकता है। तो क्रय शक्ति में भिन्नता के कारण जो है एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पे बेचा जा सकता है। मांग की लोच में भिन्नता है। अगर मांग की लोच में भिन्नता है तब भी जो है एक ही वस्तु को जो है अलग अलग कीमत पे बेचा जा सकता है। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं तीसरा।
आपूर्ति प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब कीमत कम हो रही है तो डिमांड तो हमारी बढ़ेगी, मांग बिक्री बढ़ेगी, तो बिक्री अधिक हो जाता है। तो तीसरे का आंसर होगा बी। चौथा देखते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में जो मांग वक्र होता है, इसी को हम बोलते हैं ER वक्र बोलते हैं। यानी जो औसत आय रेखा होती है, जो ER वक्र होता है, जिसको बोलते हैं औसत आगम वक्र जो है, यही रेखा हमारी मांग रेखा होती है। यानी जो ER होता है, औसत आय रेखा या औसत आगम रेखा। तो चौथे का जो आंसर होगा औसत आगम वक्र, ER वक्र, चौथे का सी। पांचवा देखते हैं, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो वस्तु विभेद जो होता है वो पाया जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता पे। जहाँ पे एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों होती है, वहाँ पर जो है वस्तु विभेद पाया जाता है और सजाती वस्तुएं पाई जाती हैं। एक ही वस्तु की कई सारी क्वालिटीज होंगी, है ना, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, वस्तु एक ही होगी, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ में जो है अंतर के कारण जो है उसमें वस्तु विभेद हो जाता है। तो ये चीज़ें हमको एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलता है। तो पाँचवें का जो आंसर होगा वो डी होगा। छठा देखते हैं, एकाधिकार की विशेषता। एकाधिकार एक ऐसा बाजार जहाँ पे एक ही विक्रेता होता है, एक ही उत्पादक होता है, लेकिन क्रेता अधिक होते हैं। तो विक्रेताओं की अधिक संख्या ये गलत है। फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा छोड़ना ये भी गलत है। एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, यही इसका राइट आंसर है। तो छठवें का आंसर होगा सी, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। आगे देखते हैं, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो है जो वस्तुएं होती है वो वस्तु विभेद इसकी मुख्य विशेषता है। तो सातवें का क्या होगा, सातवें का सी होगा। आठवां देखते हैं, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। एकाधिकार की निम्न से कौन सी विशेषता नहीं है। एक विक्रेता अधिक क्रेता, ये कथन सही है। विक्रय लागतें जो है ये एकाधिकार का विषय नहीं है। निकट स्थानापन्न का अभाव, ये कथन सही है। नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध, ये भी सही है। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा विक्रय लागतें। तो विक्रय लागतें जो है एकाधिकार की विशेषता नहीं है। नवा देखते हैं, निकट प्रतिस्थापन वस्तु किस प्रकार की बाजार में पाई जाती है। तो निकट स्थानापन्न वस्तुएं जो होती है एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में पाई जाती है। तो नौवें का सी आंसर होगा। दसवां, जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता हो उसे कहा जाता है एकाधिकार कहा जाता है। तो दसवें का बी आंसर होगा एकाधिकार। आगे हम लोग देखते हैं, दीर्घकाल तक एकाधिकारी का लाभ रहता है। तो एकाधिकारी का लाभ दीर्घकाल में असमान लाभ रहता है, यानी धनात्मक लाभ रहता है। तो 11 का जो ये आंसर होगा धनात्मक लाभ। 12 देखते हैं, वस्तु बाजार में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होती है। तो ये प्रतिस्पर्धा जो उत्पन्न होती है वो असजातीय वस्तु के कारण उत्पन्न होती है। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 देखते हैं, एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र क्या कहलाता है। बाजार मांग वक्र को ही हम बोलते हैं सीमांत आगम वक्र बोलते हैं, नहीं सॉरी, बाजार मांग वक्र को ही हम बोलते हैं औसत आगम वक्र बोलते हैं। तो 13 का राइट आंसर होगा सी होगा, औसत आगम वक्र। 14 देखते हैं, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत कठोरता का विशेषता पाई। कीमत कठोरता जो होती है, कीमत दृढ़ता जो होती है वो हमको मिलता है अल्पाधिकार में मिलता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, यानी इस तरह होती है, इसकी बोलते हैं हम एकाधिकार बोलते हैं, एकाधिकार बोलते हैं। तो 15 का सी आंसर होगा। तो ये रहा जो है 15 प्रश्नों का एक सेट रहा, और हर प्रश्न का क्या आंसर होगा मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।